डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हम पहुंच चुके हैं जी आर्टिकल नंबर 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है जिससे हम क्या करवाते हैं, जिसको हम हासिल करने के बाद वर्क करने के काबिल हो जाते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं ना, उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं। तो अब एनर्जी हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, उसके बड़े बड़े सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आज हम पढ़ने लगे हैं। पहला इसका सोर्स एनर्जी फ्राम फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा और भी बहुत से सोर्स हैं, जैसा कि सन, सूरज से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो इसका एक हम पार्ट पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल। व्हाट इज मीन बाय फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ ये रहे हैं कि एनर्जी कहाँ कहाँ से हम हासिल करते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं उसके बड़े बड़े सोर्सेज। तो आप कहाँ कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं, सबसे पहले तो आपने ये सोचना है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स क्या कहते हैं, ये सुने ज़रा। आप एनर्जी हासिल करते हैं कहाँ से, कोयले से। कोयला अगर आपने कभी जलाया हो, गैस से, पेट्रोल, कोई भी ऑयल, इस तरह की चीज़ों से आप हासिल करते हैं कभी कभार एनर्जी। लेकिन ये अगर देखा जाए तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी आप फैक्ट्री में जाते हैं सपोज़, तो फैक्ट्री में आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कोयला चल रहा है, वहाँ पर गैस चल रही है, इसके अलावा बिजली बन रही है। लेकिन बिजली भी कहाँ से बनती है, वो भी कोयले से या गैस से या इस तरह की डिफरेंट जो एशिया उनसे बनती है। तो सबसे बेसिकली हम पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ऐसी तमाम एशिया जो जानवरों से बनती हैं, यानी फुजला उनका कह लें, या इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कोल यानी कोयला, गैस, पेट्रोल या कोई भी ऑयल, जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो मेजर सोर्सेज में ये चार चीज़ें मैंने लिख दी जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस तरह की और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे डीजल गाड़ी में चलाते हैं तो वहाँ से भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब सुन लो, ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, हाइड्रोजन और कार्बन जिनके अंदर मौजूद होगा उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनका जो मिक्सचर होता है इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आप कोई भी गैस देखते हैं, जैसे आपके घर में जो गैस मौजूद है, जो आ रही है, उसका अगर फार्मूला देखेंगे, आप कोयले का फार्मूला देखेंगे, हर चीज़ में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक सी मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एच, यानी कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स का दूसरा नाम आपने रख लिया ये हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप अब पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास एक कार्बन हो, कार्बन यानी कोयले टाइप, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप केमिस्ट्री की ज़बान में पढ़ेंगे। कार्बन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं हम, यानी कोयले को आग लगा दी, इस तरह ही समझ लें, कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला दी तो क्या बनेगा, हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ क्या मिलेगी, हीट। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या मिल गया, हीट। तो हमें चाहिए क्या, एनर्जी। तो एनर्जी मिल गई है। उसके बाद अगर हम इसको हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में ले जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और क्या मिलेगी, हीट भी मिलेगी। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, हाइड्रोजन और हीट भी मिलेगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर सिर्फ कोयला जलाएंगे तो हीट मिलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ खारिज होती है। लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर जलाएंगे तो उसमें पानी साथ एडिशन में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स थे। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करते हैं।
हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं ना एनर्जी के, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो रीन्यूएबल या क्या हो सकते हैं, नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का शुरू हुआ है कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। अब हमारे पास अगर देखें कोई ऐसी एनर्जी है जैसे कोयला है, कोयले को आप जला देते हैं आज, तो आप अगर चाहें उसका धुआं दोबारा पकड़ के उसको दोबारा कार्बन बना के कल को उसी से दोबारा आप कोयला बना सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। अब ये देखें, अगर एक दफ़ा कोयला जला दिया है तो कल को क्या कुदरती तौर पे उतना कोयला दोबारा बन के आ रहा है मौजूद पीछे, इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ बन गई है ना उसमें से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब तक न्यू सोर्सेज उसका डिस्कवर नहीं होता तब तक आप उसमें से इस्तेमाल कर रहे हैं, जब ख़त्म हो गया आप दोबारा जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना नया उतना मटेरियल नहीं बन रहा। इसका मतलब ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनको एक दफ़ा आप इस्तेमाल करते जाएं और पीछे से सप्लाई ख़त्म होती जा रही है, इसको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एक तरफ होते हैं रीन्यूएबल, जैसे सूरज से हम लाइट हासिल कर रहे हैं, आज हासिल कर रहे हैं, कोई नहीं, जितनी मर्ज़ी आप दिल खोल के हासिल करें कल को दोबारा मिल जानी है, यानी उसमें कमी बेशी का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा पानी से आप एनर्जी हासिल करते हैं, अब पानी है वो पता है आपको कि रिसाइकल होकर दोबारा मिल जाता है, अब इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं लेकिन दोबारा वही चीज़ आपको दोबारा फ़िल्टर होकर मिल जाती है। तो ऐसे तमाम सोर्सेज को हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और जो ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनकी उतनी ही सप्लाई अगले दिन नहीं मिल सकती, तो इसको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। अब सप्लाई दो तरह है, आप ये ना कहना कि कोयला आज हम एक ट्रक मंगवाते हैं कल को भी आ जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जहाँ पर ये कुदरती तौर पे मौजूद है वहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि अगर वहाँ से एक ट्रक मंगवाते हैं तो अगले दिन वहाँ पर जितना कोयला आया गया है उतना वहाँ पर नया नहीं बनेगा, बल्कि जो आप ट्रक मंगवा रहे हैं उतना पीछे से कम सप्लाई होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से सप्लाई ख़त्म हो रही है। अब इसका दूसरा इफ़ेक्ट देखते हैं कि ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, ये क्या करता है, टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन, यानी इसको लाखों साल चाहिए अगर दोबारा कोयला बनाना है, वो भी कुदरती तौर पे, टुक मिलियन ईयर ऑफ फॉर देयर फॉर्मेशन। अब इसके बाद रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल दोनों मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद इसका हम पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं सुने। अभी मैंने बोला अगर कोयला हम एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं दोबारा वो चीज़ उतनी ही एक दिन में नहीं पीछे से बन रही। इसका मतलब क्या है कि एक दिन सप्लाई क्या हो यानी ख़त्म। गैस आप जितनी मर्ज़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करें, आप पावर बैंक्स के अंदर इस्तेमाल करें, जहाँ पर मर्ज़ी आप जनरेटर के अंदर इस्तेमाल करें, लेकिन जितनी गैस पीछे एक दफ़ा बन चुकी है, अब जब तक न्यू सोर्स उसका डिस्कवर नहीं होता तब वहाँ से सप्लाई ख़त्म होती जा रही है। अब ये हमारे लिए एक क्या है, ये एक हमारे लिए फ़िक्र का ज़रिया है क्या कि अगर आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद देखा जाए तो जितनी आज गैस मौजूद है क्या उतनी गैस मौजूद होगी? इसका जवाब है नहीं। तो इसका ये मतलब है कि इस तरह के जो भी सोर्सेज हैं उनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और जो दूसरे सोर्सेज हैं रीन्यूएबल, जैसे कि सूरज से आप एनर्जी हासिल करते हैं या पानी से एनर्जी हासिल करते हैं, तो इस तरह के सोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोयला, गैस, इस तरह की चीज़ों से हमें बचा जा सके और जो सप्लाई अल्लाह ताला ने हमें दी है उसको एहतियात से इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में लाना चाहिए, वो भी मजबूरन या मजबूरी के तौर पर। तो इसके अलावा इसके दूसरे इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? अगर आप सूरज से एनर्जी हासिल करते हैं, सोलर पैनल से आप एनर्जी हासिल करते हैं, तो क्या उसकी आवाज़ आती, शोर आता है? नो। उसका एनवायरनमेंट पे कोई असर पहुंचता है? तो इसका जवाब है नो। अब अगर आप कोयला जलाते हैं तो बताएं, इसकी अभी बोला है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होनी है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी वो तो हमने इस्तेमाल ही नहीं की, हमने इस्तेमाल क्या किया है? हीट हमने इस्तेमाल कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमने इस्तेमाल नहीं की। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, गैस को जलाएंगे उसका धुआं बनेगा, जो आप कोयला जलाएंगे उसका धुआं बनेगा, पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे उसका धुआं बनेगा, जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसका धुआं बनता है। तो ये तमाम अशिया अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी रखती हैं, यानी कि हर एक के अंदर
इन्वायरमेंट को ख़राब या माहौल को आलूदा करने के ज़रात भी मौजूद होते हैं। गैसेस ऐसे ये छोड़ते हैं कि जो इन्वायरमेंट को ख़राब कर देती हैं, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल इसी लिहाज से कम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। और उसके अलावा अगर हम देखा जाए कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि अगर आपने 100 साल का 200 साल का प्रोग्राम बनाना हो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए, तो उसमें भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। 300 साल या 1000 साल का प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें ये हम चीज़ काबिल गौर नहीं रख सकते क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल होंगे जो बाद में देखने पड़ेंगे। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट गैसेस खारिज होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा निज़ाम है, हमारा जो कुदरती तौर पे निज़ाम है इंसान का, ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर जब डिफरेंट गैसेस जो हार्मफुल होंगी वो ऑब्ज़र्व होंगी या यहाँ से सांस के ज़रिए अंदर जाएंगी, तो हमारे लिए वो क्या करेंगी, बीमारियों का बायस बनेगी, जिससे हमें डिफरेंट तरह की जो बीमारियां हैं वो लगने का खदशा होगा। वो डिफरेंट कौन कौन सी बीमारियां होंगी, वो ज़्यादातर होंगे सांस की प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर ये डिटेल में आपने याद कर लेना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। ये जो 5-4 नाम लिखे हुए हैं ये याद कर लेना है। इसके अलावा जो मेन है वो गले का प्रॉब्लम है और आँखों का, तो आँखों को ख़राब कर देती हैं और गला जो है हमारा वो उसके अंदर सोजश आ जाती है। ये हमारा बेसिक आज का आर्टिकल था, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स।